दोस्तों, वेलकम टू लर्निंग फैमिली। आज सभी प्यारे साथियों का बहुत बहुत वेलकम है। आज आप लोगों के लिए मैं एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूं जो अगर आप लोगों ने अभी तक की तैयारी बहुत अच्छी कर रखी होगी या आप लोग चाहते हैं कि मेरा रिवीजन अच्छे से हो जाए तो यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ख़ास करके सेकंड सेमेस्टर के बच्चे जो अप्लाइड फिजिक्स का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो होने वाला है। आप लोग अगर इतने प्रश्नों को आराम से कर लेते हैं तो ये मैं भरोसा दिलाता हूँ कि आपका पेपर बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छा जाने वाला है। जितने भी इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन हैं सारे चैप्टर से मिला करके उन सभी को एक जगह पर संकलित करके हमने एक पीडीएफ में पूरा लिख दिया है और आपको मैं एक एक क्वेश्चन पढ़ करके बताऊंगा। कोई भी डाउट होता तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन चालू करते हैं हम लोग। क्या क्वेश्चन है कि स्वतंत्र, जिसको हम लोग फ्री कहते हैं, और अवमंदित, डैम्प्ड और प्रणोदित फोर्स्ड कंपन में अंतर लिखिए। अगर सबसे पहला चीज़ मतलब बता दूं कि अगर जब भी आपके सामने ऐसे प्रश्न आए जहाँ पे आपको डिफरेंस बताने हो, अंतर बताने हो, तो आपको ऐसे चार्ट बना लेना है कि एक तरफ आपने क्या लिख लिया, एक तरफ आपने फ्री वाला लिख लिया, मतलब अपने स्वतंत्र वाला लिख लिया, एक तरफ आपने लिख लिया यहाँ पे डैम्प्ड, ठीक है। ये सब आपको बताया जाता है कि कैसे क्वेश्चन लिखने का अलग तरीका होता है जिससे कोई भी टीचर नंबर देने में एकदम से फिसल करके आराम से नंबर दे सके। और उसके बगल में आपको लिख लेना है फोर्स्ड, ठीक है। उसके बाद आपने एक एक पॉइंट पे बताते हुए चले जाना है कि अगर ये पहला पॉइंट आप लिख रहे हैं कि फ्री में क्या आता है तो उसी से रिलेटेड आपको लिखना होगा कि डैम्प में क्या आता है, पोस्ट में क्या आता है, ठीक है। ऐसे डिफरेंस आपको लिखने होंगे, ठीक है। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन, ठीक है। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि अनुनाद को उदाहरण सहित समझाइए। तो सबसे पहले आपको अनुनाद की परिभाषा, अनुनाद का ऐसे हेडिंग बना करके उसके सामने ऐसे डॉट लिख करके इसकी परिभाषा बताइए। फिर उसके बाद बताइए कि इसके उदाहरण क्या होंगे। अगर उदाहरण के लिए आपको लिखना तो यहाँ पे आप उदाहरण लिखेंगे, उसके बगल में आपको क्या लिखना होगा, आपके बगल में उसके लिख सकते हैं कि उदाहरण इसका क्या होगा, ठीक है। अब उसके बाद तीसरा प्रश्न आपके सामने है कि दोलन काल का सूत्र बताइए, ज्ञात करना है यहाँ पे आपको, ठीक है। इसका एक छोटा सा डेरिवेशन होता है कि दोलन काल का सूत्र हम कैसे निकाल सकते हैं। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है, बहुत ही छोटा प्रश्न है। आराम से इस प्रश्न को आप एकदम हल्के से आराम से कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके सामने चौथा प्रश्न है कि सरल लोलक की गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा का परिवर्तन ग्राफ एवं व्यंजक प्राप्त करिए। गतिज ऊर्जा क्या होती है, आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है, और स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, आपकी पोटेंशियल एनर्जी होती है। यह किसकी पता करनी, सरल लोलक का। और यहाँ पे इन दोनों में जो परिवर्तन होता है गतिज ऊर्जा से स्थितिज ऊर्जा में, उनके परिवर्तन का जो ग्राफ है उसको बनाना है और साथ में उसके व्यंजक को भी प्राप्त करना है, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि सरल आवर्त गति का समीकरण ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसमें क्या है, सरल आवर्त गति का समीकरण आपको यहाँ पे इक्वेशन डिराइव करना होगा। इसमें क्या पूछ रहा है, वेग, वेलोसिटी निकालना है, त्वरण, एक्सेलरेशन दोनों निकालना होगा आपको यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि तारुत्व जो होता है, जिसको हम लोग पिच कहते हैं, तारुत्व जो होता है उसको कहते हैं पिच। प्रबलता, जिसको हम लोग लाउडनेस कहते हैं, जैसे आपकी जो आवाज़ है वो कितनी तेज़ हो रही है। जैसे मैं आगे बोलूँ तो आपको बोला मैंने लाउडनेस, फिर क्या बोला मैंने, लाउडनेस, दोनों में डिफरेंस है, वही होता है लाउडनेस। फिर यहाँ पे उसके बाद क्या है, गुणवत्ता, तीव्रता आदि की परिभाषा। ये सभी आपके एक एक नंबर या दो नंबर में प्रश्न आने की संभावनाएं अत्यधिक रहती है। इन सभी प्रश्नों को आप आराम से कर सकते हैं। नहीं तो कभी कभी ये 5 नंबर में भी पूछ सकता है कि इन सभी के बारे में आपको शॉर्ट नोट में, आपको छोटे से में संक्षेप में समझाने के लिए भी पूछ सकता है। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न आपके सामने है कि अनुरणन काल जो होता है, रिवर्बरेशन की परिभाषा, सूत्र एवं प्रभावकारी कारकों पर आपको टिप्पणी करनी होगी। क्या, अनुरणन काल की परिभाषा, इसकी डेफिनेशन बताइए क्या होता है, इसका फॉर्मूला बताइए, और इसके बाद इसके जो प्रभावकारी, जिसकी वजह से इसके जो कॉजेज़ होते हैं, जिनकी वजह से इफेक्ट में आता है, उसको भी आपको यहाँ पर समझाना होगा। अगला क्वेश्चन है कि क्यू फैक्टर को आपको क्या करना है, परिभाषित करना है। किसको, क्यू फैक्टर को आपको क्या करना है, परिभाषित करना है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है और बार बार मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो जो भी रिपीटेड क्वेश्चन है उनको आपको जरूर करके जाना है। अगला प्रश्न है कि डी ब्रॉगली का दोहरी प्रकृति का सिद्धांत जो होता है, डी ब्रॉगली ने जो हाइपोथेसिस दिया था डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल के बारे में, या जिसको हम लोग कहते हैं कि एक पार्टिकल होता है और एक वेव होता है, ठीक है, लाइट के बारे में, उसका सूत्र और उसका बाद उसका व्युत्पत्ति आपको, मतलब उसका डेरिवेशन आपको यहाँ पे लिखना होगा। किसका, डी ब्रॉगली का दोहरी प्रकृति का जो सिद्धांत होता है उसका सूत्र। उसके बाद क्या है, फ्राउनहोफर के विवर्तन से आप क्या समझते हैं। ये आराम से इस क्वेश्चन को आपको करके जाना है, अच्छे से रट करके जाना है, क्योंकि फिजिक्स में इट्स ऑल अबाउट डेरिवेशन। जितना अच्छे से आप डेरिवेशन करके जाते हैं उसको जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बढ़िया होगा। अगर आपने मात्र इन जितने प्रश्नों को मैं आज करा रहा हूँ अगर कर लेते हैं, आपका पेपर बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। ये मेरा दावा आप लोगों से। आप पेपर देने के बाद आकर के इसी चैनल पर कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपको कितना क्वेश्चन इसी पेपर से डायरेक्ट मिला था। अगला प्रश्न है कि प्रकाश के ध्रुवण, व्यतिकरण एवं विवर्तन को विस्तार से समझाइए। तो एक एक करके आपको, जैसे हेडिंग नंबर 1 डालेंगे यहाँ पे, उसके बाद क्या लिखेंगे, आपको लिखना होगा यहाँ पे ध्रुवण, ठीक है। क्या लिखेंगे, ध्रुवण के लिखने के बाद इसके बाद नीचे एक अंडरलाइन करेंगे, फिर बाद उसकी परिभाषा। ऐसे ही दूसरा नंबर फिर व्यतिकरण लिखेंगे, फिर तीसरा नंबर आपको विवर्तन, जिससे एक एग्जामिनर जो भी इन्विजिलेटर आपका कॉपी चेक करेगा उसके निगाह में आपका प्रश्न, आपने जो समझाना चाहा है वो उनको समझ में अच्छे से आना चाहिए। फिर अगला प्रश्न है कि वैद्युत क्षेत्र
की तीव्रता को समझाओ। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है उसकी जो इफेक्ट होता है, उसका जो तीव्रता होती है, उसको आपको समझाना है। उनके निम्न के व्यंजक को भी आपको प्राप्त करना कहाँ पे, एक बाह्य बिंदु पर, ठीक है, और उसके बाद एक आंतरिक बिंदु पर। मतलब अगर मैं बताऊं कि जैसे ये आपका कोई एक फील्ड है, यहाँ पे आपको बताना होगा कि आंतरिक बिंदु पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालेंगे तो कैसे होगी, ठीक है। और अगर पूछ लिया जाए आपको एक एक्सटर्नल पॉइंट पे भी आपको डेरिवेशन, इन दोनों का डेरिवेशन आपको कर लेना है। ये सभी टॉपिक्स क्लास 12th की फिजिक्स में आने वाला टॉपिक है। जो इस तरीके का डिप्लोमा कोर्स होता है, ये आपको बताता है कि 11th और 12th में जो आप लोग पढ़ते हैं उससे थोड़ा सा एक्सटेंड करके जो चीज़ें आपके इंजीनियरिंग में पढ़ाई जाती हैं उससे थोड़ा सा रिलेट करके आपको पढ़ाया जाता है। सेम चीज़ें लगभग पढ़नी होती हैं आपको। फिर अगला क्वेश्चन है कि किसी बिंदु आवेश Q के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के सूत्र को व्युत्पत्ति कीजिए। मतलब यहाँ पे इसको डिराइव करना होगा। इसका क्या निकालना होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको निकालना होगा किसी एक बिंदु पर जो Q के कारण जो आपका मिल रहा है क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो आपको यहाँ पे डिराइव करना होगा। अगला प्रश्न है कि संधारित्र को विस्तार से समझाइए। संधारित्र क्या होता है उसको आपको विस्तार से समझाना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कितनी बार मैं बताऊँ कि जितने भी डेरिवेशन हैं अधिकतर वही आपके पेपर में आने वाले हैं, क्योंकि उसके नंबर जो होते हैं वो 5 नंबर में तो मिनिमम आते ही आते हैं, ठीक है। उसका क्या, संधारित्र के संयोजन को समझाइए। जैसे एक समानांतर क्रम में, एक श्रेणी क्रम में, मतलब एक सीरीज में ऐसे वाला हो गया और एक पैरेलल वाला जो आप लोगों ने पढ़ा होगा। बहुत सारी सर्किट्स आप लोगों ने पढ़ रखी होगी, बहुत ही आराम से प्रश्न जैसे आप लोगों ने एक पढ़ रखा होगा, ठीक है। जैसे आप लोगों ने एक आर इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला पढ़ा, 1/r इक्विवेलेंट जो होता है किसके लिए, पैरेलल के लिए, वो क्या होता है 1/r1 + 1/r2 होता है, ठीक है। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा किसके लिए, पैरेलल के लिए पढ़ा होगा, किसके लिए, समानांतर के लिए। वैसे ही सीरीज के लिए क्या होता है, r इक्विवेलेंट = r1 + r2। ऐसे इन सभी के फॉर्मूले को आपको डिराइव भी कर सकते हैं, आप समझ भी सकते हैं, समझा भी सकते हैं। फिर अगला प्रश्न है कि संधारित्र के आवेशन एवं निरावेशन को विस्तार से समझाइए, ठीक है। उसके चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की बात कर रहा है। जब वहाँ पे जो आपका कैपेसिटर है उसके चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की बात कर रहे हैं, यहाँ पे संधारित्र को आपको समझाना है। फिर अगला क्या है कि गॉस थ्योरम जो होता है, गॉस की जो प्रमेय होती है वो आपको बतानी होगी। क्लास 12th के जो पहले तीनों चैप्टर्स हैं, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, उसके बाद आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हो गया, इन सभी चैप्टर से ही आप लोगों का ये सिलेबस लगभग मैच खाता है। तो यहाँ पे आपको गॉस थ्योरम को आपको क्या करना है, डिराइव करना है, उसको विस्तार से समझाना हो कि गॉस थ्योरम को हम कैसे निकाल सकते हैं, वो भी डायग्राम के साथ। आपको ध्यान देना है कि फिजिक्स में जितना भी डेरिवेशन आप करेंगे, जितनी भी चीज़ें आप निकाल करके फॉर्मूला बनाएंगे, वहाँ पर आपका डेरिवेशन, वहाँ पर आपने जो भी सीट्स बना रखी, उन सभी को आपको अच्छे से लिखना होगा, समझाना होगा, जिससे अगर आपने सही से भी डेरिवेशन नहीं करा होगा तो भी टीचर आपको नंबर देने में बिल्कुल भी हिचकिचाएगा नहीं। अगला क्या है कि जो व्हीट स्टोन ब्रिज होता है और एक क्या होता है, एक मीटर वायर जो होता है, मीटर ब्रिज जो होता है या व्हीट स्टोन ब्रिज जो होता है, उसको आपको विस्तार से डिराइव करके समझाना होगा। ये तो आप लोगों ने अभी तक रट ही रखा होगा। एक क्या होता है, एक 100 - x वाला आप लोगों ने पढ़ा होगा, और x सेंटीमीटर की जो लेंथ होती है तार वाली, वो वाला एक क्वेश्चन है, ठीक है। आराम से इसको निकालिएगा, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। उसके बाद क्या, किरचॉफ का नियम, किरचॉफ का नियम आप लोगों ने पढ़ा होगा, किरचॉफ करंट ला, किरचॉफ वोल्टेज ला, KCL और KVL, ये तो आप लोगों ने अच्छे से करा होगा। इन दोनों नियमों को आपको अच्छे से समझ लेना है। अगला क्वेश्चन है क्या कि फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम को लिखिए। फर्स्ट एंड सेकंड ला, फैराडे का फर्स्ट ला, फैराडे का सेकंड ला, आपको दोनों ही अच्छे से मतलब अच्छे से करके जाना ही है, फैराडे का फर्स्ट ला और सेकंड ला। उसके बाद क्या है, लेंज लॉ, लेंज लॉ मतलब आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये तो सब मतलब मैं कहूँ तो ये सभी अगर आपने 10 सालों के प्रश्नों को आराम से देखा होगा तो सारे प्रश्न आपके बार बार वही रिपीटेड आते हैं। कभी वो घुमा करके पूछ लेता है तो कभी कैसे पूछ लेता है, ठीक है, बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। लेकिन आपको इन सभी प्रश्नों को कम से कम इतनी बार प्रैक्टिस कर लेना है कि कुछ भी चीज़ें आप भूलेंगे नहीं, क्योंकि डेरिवेशन अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करा तो आपका बिल्कुल भी पेपर के समय में कुछ भी याद करने वाला नहीं है। उसके बाद क्या, अगला प्रश्न है कि प्रतिचुंबकीय और अनुचुंबकीय एवं लौह चुंबकीय पदार्थों में अंतर लिखिए। जो आपका फेरोमैग्नेटिक होता है, डायामैग्नेटिक होता है, पैरामैग्नेटिक होता है, इन तीनों में आपको ऐसे चार्ट बना करके, जैसे मैंने आपको समझाया था वैसे ही आपको चार्ट बना करके आपको तीनों को समझा लेना है। अच्छे से इसको करेंगे, मैं जैसे मैंने आपको बताया था चार्ट बना करके बताना। उसके बाद क्या, उसके बाद आपका लॉरेंज फोर्स जो होता है, क्या होता है, लॉरेंज फोर्स आप लोगों को करके जाना है, ठीक है। इसका डेरिवेशन देखिए क्या है पूछा, ठीक है, आपने क्या पढ़ लिया, लॉरेंज फोर्स क्या होता है, डेफिनेशन पढ़ लिया, उसके साथ इसमें क्या फॉर्मूला नहीं थे वो भी याद करना है, और साथ में अगर उसका कोई डेरिवेशन है तो जरूर से जरूर उसको करके जाना है। थोड़ा सा वीडियो लंबा है, लेकिन आपका फिजिक्स जानते हैं कि अप्लाइड फिजिक्स बहुत सारे बच्चों की हालत खराब कर देता है पेपर के टाइम में। उसके बाद क्या है, पीएन जंक्शन डायोड जो होता है, क्या होता है, पीएन जंक्शन डायोड, जो पीएन संधि डायोड होता है उसको आपको समझाना है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक क्या होता है, एक आपका इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब एक तरीके का निगेटिव पार्टिकल होता है, एक तरीके का आपका पॉजिटिव पार्टिकल होता है। दोनों तरफ में क्या होता है, दोनों तरफ एक तरीके का आप जा करके वहाँ पे एक ऐसा एरिया बनाते हैं जहाँ पे एक तरीके का आपका क्या होता है, दोनों आकर के मिलते हैं, मिलने के बाद क्या होता है, वहाँ से वो करंट प्रोड्यूस करते हैं, जिससे बनता है क्या, पीएन जंक्शन डायोड। उसके बाद क्या है, लाइट इमिटिंग डायोड, जिसको हम लोग एलईडी कहते हैं। आप लोगों के घरों में बल्ब लगा होगा, एलईडी का डायग्राम बनाना है, एलईडी के बारे में आपको बताना है कि उसकी वर्किंग, वो काम कैसे करता है, और उसके बाद उसके अनुप्रयोग को बताना है कि उसका उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है। इसके काम को आपको अच्छे से तैयार कर लेना कि एलईडी काम कैसे करता है। फिर उसके बाद आता है कि पी टाइप और एन टाइप अर्धचालक क्या है,
ठीक है, ये अच्छे से करके ना कि पी टाइप और एन टाइप क्या होता है, ये सेमीकंडक्टर में आप लोगों को पढ़ाया जाता है। अब हम पहुंच चुके हैं सेमीकंडक्टर में। अब ये लगभग आपके पी एन जंक्शन से, पी एन जंक्शन का जो टॉपिक है, एक क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, फिर चौथा क्वेश्चन क्या है कि पीएनपी और एनपीएन जो ट्रांजिस्टर होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लास 12 की जो फिजिक्स है उसका लगभग अंतिम टॉपिक जिसको कहते हैं, जिसको हम कहते हैं सेमीकंडक्टर। और क्लास 12 के बच्चों को इसको पढ़ने में हालत खराब हो जाती है। मैं बार बार रिलेट कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि आप लोग अगर 10th के बच्चे होंगे तो थोड़ी सी आपको दिक्कत होगी, लेकिन अगर आप 12th को क्वालिफाई करके वहाँ पे पहुँचोगे तो आपके लिए थोड़ा सा आसान होगा। उसके बाद क्या है, रेक्टिफायर क्या है, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर, डायग्राम के साथ दोनों को अच्छे से डेरिवेशन करके आपको फॉर्मूला लिखना होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है कि ट्रांजिस्टर के गुण, उनकी प्रॉपर्टीज़, और मतलब अगर कह सके तो उनकी प्रॉपर्टीज़ को बताना है या फिर उनकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों को बताना है कि उनके फ़ायदे क्या है, उनके नुकसान क्या है। फिर अगला प्रश्न है कि स्वाभाविक एवं प्रेरित उत्सर्जन को समझाइए। ठीक है, जो ऑटोमेटिक सेल्फ होते हैं और एक जो होते हैं सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, एक बाहर से जो कुछ भी एक्सटर्नल फोर्स के माध्यम से जो उत्सर्जन होता है उसको आपको समझाना है। उसके बाद क्या है कि उद्दीप्त उत्सर्जन, जनसंख्या उन्क्रमण तथा पंपिंग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये क्वेश्चंस मतलब दोनों जो मैंने आपको बता रखा है बहुत बार आ रखा है, कितनी बार मैं बताऊं, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। फिर उसके बाद आता है लेज़र और मेज़र, दोनों को आपको समझाने के बाद इसका उपयोग अच्छे से तैयार कर लेना। क्या क्या, लेज़र LASER और MASER, मेज़र, लेज़र और मेज़र। उसके बाद कहता है ऑप्टिकल फाइबर का सचित्र वर्णन। सचित्र का मतलब यहाँ पे आपको डायग्राम बोला भी है, इस क्वेश्चन में ही नीत है कि आपको डायग्राम जरूर से जरूर बनाना है। ऑप्टिकल फाइबर का सचित्र वर्णन करते हुए इसके उपयोग को लिखिए कि इसका एप्लीकेशन, इसका यूजेस क्या क्या है और एवं लाभ पर इसकी चर्चा की, इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। अगर मेरे प्यारे साथियों आप सभी ने इन प्रश्नों को अच्छे से कर लिया, मेरे बताए हुए रास्ते पे अगर आप चलेंगे कि कैसे आंसर लिखना है, पहली बात अगर आपको यहाँ पे मेजर पूछा गया तो आपको सबसे पहले मेजर का फुल फॉर्म लिखना है, फिर उसके बाद मेजर की परिभाषा बतानी है, फिर मेजर के प्रयोगों को बताना है। और हमेशा आप एक छोटा सा स्टार बना करके लिख सकते हैं। ठीक है, आप हमेशा एक छोटा सा स्टार बना करके लिख सकते हैं। आपको अंडरलाइन का ध्यान रखना है, आपको किसी भी टॉपिक को लिखने के बाद ये डॉट का ध्यान रखना है। अगर इन सभी चीज़ों पर अगर आप बारीकियों पर ध्यान रखें तो आपको नंबर इतना अच्छे से मिल जाएगा कि आप बताएंगे कि हर्षित सर कितना अच्छा पढ़ाते हैं या फिजिक्स की क्लास कितनी बढ़िया हुई। और आप लोग आकर के मुझे जरूर बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों को कितने पेपर आपका यहाँ से डायरेक्ट आया था, कितने क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिले थे। तो मेरे प्यारे साथियों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको लगता हो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है तो लाइक करेंगे और दोस्तों के साथ शेयर करेंगे जिससे सबका भला हो सके, और सब्सक्राइब जरूर से जरूर करेंगे क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भूलना नहीं है आपको। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।